Good morning students. Welcome back to the class. This is your third chapter, the central government, right? So this is the last turn of this chapter, and we will you will have the PDF of this chapter also today only. तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? मेरे ख्याल से हमने पढ़ लिया था, कहाँ गया? प्राइम मिनिस्टर की राज्यसभा पढ़ लिया था, लोकसभा एंड राज्यसभा वी हैव फिनिश्ड. प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है नेशन का. वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, बट द पॉलिटिकल हेड इज़ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो लीडर भी कहते हैं. डी फैक्टो लीडर का मतलब होता है द रियल जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. कैसे? देखिए, प्रेसिडेंट की अपनी बहुत सारी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. कोई भी चीज़ का अप्रूवल करना, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर और इसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की पूरी टीम होती है वो कुछ भी काम करती है, कोई भी कहीं भी कुछ भी डिसीजंस लेती है, उसको अप्रूव किसको करना होता है? प्राइम मिनिस्टर को. प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी सभी पोस्टों को, इवन जो प्रेसिडेंट सभी पोस्ट जो बड़ी बड़ी होती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जस्टिसेस इन्वॉल्व हैं, चीफ जस्टिसेस इन्वॉल्व हैं, गवर्नर्स इन्वॉल्व हैं. ये सारी की सारी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. प्रेसिडेंट खुद भी डिफेंस का हेड होता है पूरा. तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्रेसिडेंट के पास, बहुत सारी पावर होती है, लेकिन जो एक्चुअल वर्क करना पड़ता है, इनफील्ड वर्क जो कहते हैं जिसको हम, वो उसकी पावर किसके पास होती है और वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है. सो प्राइम मिनिस्टर मे बी कॉल्ड एज अ डी फैक्टो लीडर ऑफ द नेशन, द रियल लीडर ऑफ द नेशन. तो आप ये कह सकते हो जो पॉलिटिकल हायरार्की होती है, हायरार्की का मतलब होता है स्टेटस के हिसाब से एक पूरा सीरीज़, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर चीफ मिनिस्टर्स, फिर उसके भी मिनिस्टर्स, इस तरह से जो भी होता है. तो इस पूरी हायरार्की में, पॉलिटिकल हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट किसकी होती है? प्रेसिडेंट की. लेकिन सबसे पावरफुल पोस्ट किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की. दिस इज़ द डिफरेंस. प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लेकिन पॉलिटिकल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है. ठीक है. प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन सारे के सारे जो ज़्यादातर काम होते हैं वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा पावर किसको देनी पड़ेगी? प्राइम मिनिस्टर को देनी पड़ेगी. लेकिन इसके बावजूद भी जो फाइनल डिसीजंस होते हैं, फाइनल अप्रूवल्स जो होते हैं, फाइनल साइन जो होते हैं वो किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के होते हैं. ठीक है. तो ये आपस में मिलकर काम करते हैं. तो अच्छा, इसके अलावा लोकसभा का जो लीडर होगा वो भी प्रेसिडेंट ही होता है. ठीक है ना. उसको डी फैक्टो लीडर भी कहते हैं. प्राइम मिनिस्टर के पास ही ये पावर होती है कि वो अपने सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाए, जिसको बैठक कहते हैं, मीटिंग बुलाए और अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग इश्यूज़ पर डिस्कस करे. और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीज़न होगा वही लास्ट डिसीज़न होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए. ठीक है. तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के हर एक मिनिस्टर पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना और जहाँ ज़रूरत पड़े उसको एडवाइस देना, उसकी हेल्प करना, ये किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर का काम है. सो दीज आर द. अच्छा, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स को और स्ट्रेटेजिक मैटर्स को भी कंट्रोल करने की पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास. स्ट्रेटेजिक मैटर्स कैसे कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मैटर मतलब कोई भी किसी भी काम को करने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार करना. ठीक है. तो ये प्लानिंग करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है. फॉरेन अफेयर्स मतलब हमें किसी देश के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, कोई वॉर चल रहा है क्या, या पीस कब करना है, किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है. तो इस तरीके के जो भी अफेयर्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, वो सब किसके कंट्रोल में होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में. अब एक होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जितने भी ये मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट में, है ना, प्राइम मिनिस्टर की जो टीम होती है उनको आपस में मिलजुल के काम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर और उसके सारी टीम को, उसके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को एक बार में रिज़ाइन करना पड़ता है. इसको हम कहते हैं स्विम एंड सिंक टुगेदर. स्विम एंड सिंक टुगेदर मतलब साथ में तैरो, साथ में डूबो. साथ में तैरो, साथ में डूबो का मतलब क्या? कि या तो सब साथ में मिनिस्टर्स बने रहेंगे,
है ना, सबके पास पोस्ट होगी, सब गवर्नमेंट में है, अदरवाइज सारे के सारे जाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई गलती कर दी तो उसका सारा का सारा भुगतान मिनिस्टर्स को भी करना पड़ेगा जो उसके कैबिनेट में होंगे। इसी तरीके से अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर के कारण इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर तक को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अब सोचो किसी के कारण मिनिस्टर की पोस्ट चली जाए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट चली जाए तो कितना गुस्सा आएगा, है ना। लेकिन क्या अब समझो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी भी तो एमपीज़ हैं जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, अपोजिशन वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ बैठे हुए हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में भी मेंबर्स हैं इतने सारे। तो अगर इन मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम लग गई, इनको ऐसा लग गया कि कोई बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर सकता है गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, या फिर इन लोगों ने कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दी है और बहुत नुकसान कर दिया है देश का, तो ये लोग फिर वोट करते हैं साथ में मिलके कि हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है, ये प्रधानमंत्री और ये इसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो पूरी टीम है वो बकवास है, ये लोग किसी काम के नहीं है, कोई काम नहीं करने वाले, होपलेस हैं एकदम। इसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस, हमें इन पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस मोशन को पास करने का मतलब होता है कि हम जो ये मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर्स, वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट मिनिस्टर्स के काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है अगर, तो वो उनके अगेंस्ट वोट कर देते हैं, वोटिंग कर लेते हैं, और वो वोट अगर मेजॉरिटी में अगर ये मान लिया गया, ज़्यादातर मेंबर्स को अगर अनसेटिस्फैक्शन हो गया तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, और उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर और उसकी सारी कैबिनेट मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है, सरकार गिर जाती है, वापस से चुनाव करवाने पड़ते हैं, बहुत प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इसे कहते हैं स्विम एंड सिंक टुगेदर, मतलब करो भी तो साथ में काम करना पड़ेगा, और अगर गए तो सबके सब गए एक बार में। तो इसलिए दिस इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को बहुत अच्छे से ध्यान से काम करना पड़ता है, बिकॉज दे आर आंसरेबल टू कंप्लीट नेशन। वो कैबिनेट वो अपने पार्लियामेंट को, वो अपने लोकसभा के मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को, पूरे सिटीजन्स को, प्रेसिडेंट्स को, हर किसी को आंसरेबल होते हैं कि हमने क्या किया, क्यों किया, अच्छा हुआ तो कैसे हुआ, बुरा हो गया तो क्या कैसे हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है पार्लियामेंट के फंक्शंस। तो पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, पार्लियामेंट में कौन कौन है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब आपको क्लियर होती होंगी चीज़ें। तो इनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इनेक्टिंग द लॉज, जो लॉ बनाए जाते हैं, लॉ किसे कहते हैं, है ना। तो लॉ जो होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सिटीजन्स को फॉलो करने होते हैं, बिकॉज दे आर द लॉज जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स ओनली, ठीक है। सिटीजन्स की ही भलाई के लिए कुछ लॉ बनाए जाते हैं जिनको कि सिटीजन को फॉलो करना पड़ता है। अब कोई भी चीज़ लॉ बनती कैसे है, क्या होता है, देखो प्राइम मिनिस्टर, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स और लोकसभा के सारे मेंबर्स, राज्यसभा के सारे मेंबर्स को ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ फॉलो करवानी चाहिए देश वालों से, तो हमारे देशवासियों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत सारी डिबेट हुई, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं वहाँ पर, चीज़ सही हो गई, सब ने कह दिया कि हाँ जी ये तो होना चाहिए। फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगी वो बात, प्रेसिडेंट के पास वो चीज़ जाती है, तब हम इसे बिल कहते हैं, है ना। कोई भी प्रपोजल होता है, कोई भी लॉ बनाने का जो प्रपोजल होता है वो पहले बिल कहलाता है। तो ये बिल अब कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उन्हें पढ़ के समझ के उन्होंने भी अगर बोल दिया कि हाँ अप्रूव्ड है, तो फिर वो बिल क्या कहलाता है, लॉ कहलाता है। तो इस तरीके के दो बिल होते हैं, दो प्रकार के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी जा सकता है, ठीक है, वहाँ पर उस पर डिबेट चलेगी, वहाँ पर उस पर डिस्कशंस होंगे और फाइनली प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया। लेकिन जो मनी बिल होता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में जाता है, लोकसभा में उस पर डिबेट होती है, डिस्कशंस होते हैं, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में उसको 14 दिन तक के लिए भेजा जाता है। 14 दिन में राज्यसभा अपना डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट कुछ भी शो कर सकती है कि भाई हम इस चीज़ के लिए एग्री हैं या नहीं हैं। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया तो वो लोग एग्री माने जाते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है बिल, और फिर अगर प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूव कर दिया तो फिर वो लॉ बन जाता है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो होती है वो लॉ बनाने का काम उसका फर्स्ट फंक्शन होता है। बेसिक फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज ऑफ इनेक्टिंग द लॉज, ठीक है। सेकेंड होता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के सारे कामों को कंट्रोल में रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना खर्च कर रहा है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, पार्लियामेंट ही इस पर नज़र रखती है। नेक्स्ट, बजट्स। बजट किसको कहते हैं? एनुअल बजट जो होता है वो होता है कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और कितनी अर्निंग की, इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब। द टोटल अर्निंग एंड द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज एनुअल बजट। तो ये इसका भी कौन देखता है, ये सब भी पार्लियामेंट देखती है, ठीक है। इसको कहते हैं फाइनेंस पे कंट्रोल करना। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन आज से कितने साल पहले बना, 1950 में इनेक्ट हुआ था। तो अभी इतने सालों में बहुत सारे चेंजेस आए सोसाइटी में, बहुत सारी नीड्स चेंज हुई हैं लोगों की, सिटीजन्स की। तो उन नीड्स के साथ साथ थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स करने पड़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कई बारी कुछ चीज़ जोड़नी होती है, कई चीज़ों को हटाना भी पड़ता है, क्योंकि रूल्स कैन नेवर बी फॉर एवर, कि हमेशा के लिए कभी रूल्स नहीं बनाए जा सकते। सोसाइटी के साथ, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज होने के साथ, लोगों की नीड्स के साथ वो बदलने ही पड़ते हैं। तो इन सबको क्या कहते हैं? अमेंडमेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का हक किसको होता है? पार्लियामेंट को होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जब 2/3 मेजोरिटी एग्री करती है किसी चीज़ पर, तभी वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस में क्या होता है? जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। आपको पता है ना कि हमने डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू एमपीज़ बनाए हैं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो ही इनडायरेक्ट इलेक्शंस, वो आपस में वोट करते हैं और उनकी पसंद का ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो दे हैव इलेक्टोरल फंक्शंस ऑल्सो। जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल फंक्शन में क्या होता है? जो एमपीज़ हैं, जो पार्लियामेंट होती है, वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जस्टिसेस, चीफ जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, इनको, जो ये बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग हैं, इन पर भी अगर कभी क्राइम का कोई आरोप लग जाता है या कोई क्राइम इनके ऊपर प्रूफ हो जाता है तो उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीच कर सकती है इन लोगों को। प्रेसिडेंट के ऊपर अगर कोई चार्ज लगाया जाता है इन लोगों के द्वारा, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो सिर्फ इसका ही फंक्शन हो सकता है, पार्लियामेंट ही उन पे कोई आरोप लगा सकती है। ऐसे कोई भी मुंह उठा के नहीं बोल सकता प्रेसिडेंट ऐसा है, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट का ये हक होता है, ये फंक्शन होता है कि वो इनको भी इम्पीच कर सकती है, इनके ऊपर भी कोई सीरियस क्राइम का चार्ज लगा सकती है। सीरियस क्राइम का चार्ज लगाने को इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं किसके? पार्लियामेंट के। So this was your chapter. Just read it once more. एक बार वापस इसको पढ़ो एंड आई गारंटी कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। You will get the PDF also. PDF आज ही मिल जाएगी, उसको कंप्लीट कर लेना। टेस्ट है आपका सितंबर में, मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड ही चैप्टर्स आएंगे, थर्ड तो नहीं आएगा, बट स्टिल यू जस्ट कंप्लीट दिस वर्क, अदरवाइज यू विल लूज द PDF और द वीडियोज़ यू विल नॉट गेट। तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, सिर्फ आधे घंटे का काम होता है। इसके अलावा टेस्ट के लिए कल हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। वैसे तो अपन वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेंगे, फर्स्ट चैप्टर के एक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे कल और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर एंड आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। यू नो समथिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये पढ़ने में। अच्छा, इसके अलावा बस तो अपने टेस्ट की तैयारी करो, इस काम को कंप्लीट कर लेना, शाम तक PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट फन, बाय बाय।